नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, हम देख रहे हैं रीट जो आपके लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी की शिक्षण विद्या देख रहे हैं। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा तैयार की गई एमसीक्यू है ये। आज ये हिंदी शिक्षण वीडियो का पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 है। इससे पहले हम 215 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यू बहुत बेहतरीन आपके 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है ये हिंदी शिक्षण वीडियो के उत्कर्ष क्लासेज के। तो 215 इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। रीड शिक्षण विद्या करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ हिंदी शिक्षण विद्या मौजूद है। पार्ट दोनों, ये पार्ट 3 है, इसको भी आपको एंड तक ज़रूर देखना है। इसमें हम कम से कम 150 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे। फिर एक और क्लास लगेगी और 500 महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के, वो संपूर्ण हो जाएगा। तो क्लास को एंड तक देखना है। अच्छी लगती तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और मैं ये 500 एमसीक्यू करवाने के बाद इसको पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन करें। चलिए 216 क्वेश्चन देख लेते हैं। 216वां क्वेश्चन है, बच्चे की जो गिनने की क्षमता होती है, बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त कौन सी होती है? गिनने की क्षमता के लिए प्राथमिक शर्त है वो कौन सी होगी? स्थान मान अवधारणा में प्रवाह हो, संख्या लेखन में प्रवाह हो, संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो, या कोई नहीं। 216 का सही होगा ऑप्शन सी, संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो तो गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त होगी। नेक्स्ट 217वां क्वेश्चन है, निम्न में से बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां कौन सी नहीं है? इनमें से बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां हैं वो है नहीं है पाठ्य पुस्तक को ग्रहण करने में, या कोई भाषा संबंधी त्रुटि नहीं हुई। शब्द उच्चारण हो गई, वर्तनी हो गई और वाक्य संरचना हो गई, या कौशल संबंधित पाठ्य पुस्तक को ग्रहण करने में। नेक्स्ट 218वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, क्यों पड़ती है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता? ऑप्शन डी होगा सही इन सभी के लिए। केवल छात्रों की असफलता को जानने में भी, छात्रों की क्षमता और कमजोरी को जानने में, और शिक्षण प्रक्रिया सरल व प्रभावी बनाने में भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। 219वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन सी, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास, ये है भाषा शिक्षण का लक्ष्य। 220वां सवाल, निम्न में से भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं? ऑप्शन डी, ये सभी चुनौतियां हैं, केवल पठन से संबंधित, व्याकरण संबंधित, लेखन संबंधित, ये भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 221। 221 क्वेश्चन नंबर को पूछ रहा है कि बालकों के भाषा सीखने में एक उपयुक्त परिवेश नहीं है। भाषा सीखना है तो एक उपयुक्त परिवेश देना है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? विद्यालय, पर्यावरण, समाज, परिवार। सही ऑप्शन इसका होगा बी, पर्यावरण है वो परिवेश नहीं। विद्यालय में बच्चा भाषा सीखता है, समाज में सीखेगा, परिवार में सीखेगा। तो 22वां क्वेश्चन है, भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। सही ऑप्शन इसका डी होगा। केवल क्षमताओं का विकास करने में भी, मानव सभ्यता संस्कृति की पहचान होती है भाषा के माध्यम से, और सीखने का भाषा उपकरण है। 223वां क्वेश्चन है, किसी देश या प्रदेश के राजकाज या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे निम्न में से कौन सी भाषा कहते हैं? देश प्रदेश के राजकाज प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो भाषा कहलाएगी मित्रों, ऑप्शन डी, राजभाषा कहलाएगी। 224वां क्वेश्चन है, भाषा की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए होगा व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना। नेक्स्ट सवाल है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? सर्वप्रथम बालक सीखता है मातृभाषा को। भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है?
इसका सही होगा ऑप्शन सी, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। 227वां क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि क्या हो, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल और सहज हो सके, इसलिए मातृभाषा में बातचीत का अवसर देना चाहिए। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये कथन निम्न में से किसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है। सही होगा इसका ऑप्शन सी, ये नॉम चॉम्स्की का कथन है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, एलईडी भाषा अर्जन तंत्र होता है। 229वां क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो? पाठ्यपुस्तक में जो अभ्यास होते हैं वो कैसे हो, किस प्रकार हो? तो जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो। 230वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कम प्रभावशाली है, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। निम्न में से कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री का है? प्रक्षेपित सामग्री कौन सी होगी? फिल्म स्ट्रिप हो गया, स्लाइड हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना प्रक्षेपित सामग्री के नाम। फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, ओएसपी, ट्रांसपेरेंसी और ओपेक प्रोजेक्टर, ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट 233 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? मुद्रित सामग्री नहीं है, वो कौन सी नहीं है? अनुशिक्षकीय। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षक के लिए एक निर्देशक सामग्री है? शिक्षक के लिए निर्देशक अनुपूरक पठन सामग्री। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक। निम्न में से किसमें अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? अनुदेशन सामग्री की अधिकता किसमें होती है? संसाधन इकाई में। चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? चार्ट बनाते समय चार्ट की गुणवत्ता को ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय और ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है? तो वो सामग्री होगी कंप्यूटर। निम्न को सुमेलित करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है। ग्राफिक सामग्री सुमेलित करना, ग्राफिक सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री, त्रिआयामी सामग्री और डिस्प्ले बोर्ड सामग्री। ग्राफिक सामग्री मानचित्र है, ये ग्राफिक सामग्री हो गया, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, बी होगा करेक्ट, ठीक है ना। प्रक्षेपित सामग्री है, स्लाइड है, पढ़ चुके हैं, स्लाइड है वो प्रक्षेपित सामग्री है। और त्रिआयामी सामग्री है वो है मॉडल्स त्रिआयामी सामग्री होगी। और डिस्प्ले बोर्ड सामग्री है वो है बुलेटिन बोर्ड होगी डिस्प्ले बोर्ड सामग्री। यानी 239 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन मित्रों। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करना है तो सबसे ज़्यादा आपको महत्व देना है सीखने की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना। भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वो है विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। आकलन क्या है? 243 का आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया का भी हिस्सा है। जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता तो उसका कारण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये परिभाषा है वो ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता की। यानी बार बार अंकन करें कोई अंतर नहीं है तो वो वस्तुनिष्ठता है। जांचकर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वस्तुनिष्ठता होती है। 245वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन और परीक्षा मंत्र क्या है? सही होगा ऑप्शन बी, व्यापकता की दृष्टि से। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? निबंधात्मक प्रश्नों में। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? वो है रटन से मुक्ति मिलती है। मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन में इकाई परख है उसका मुख्य उद्देश्य है वो है प्रगति की जानकारी करना। उद्देश्य का सीधा संबंध है वो किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। उद्देश्य का सीधा संबंध है वो है शिक्षा से, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट 250 क्वेश्चन। अब 250 क्वेश्चन और बचे हैं। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है क्या है भाई? हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन या उद्देश्य वो है विषय की जांच करना। मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्न कितने प्रकार का होता है? मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्न है वो होते हैं 3 प्रकार के। एक अच्छा मूल्यांकन की विशेषता है, ये सारी विशेषताएं ऑप्शन डी, वैधता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता और व्यापकता। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र किस प्रकार होता है? व्यापक होता है। निष्पत्ति या जो उपलब्धि परीक्षण है उनके द्वारा छात्रों के किस पक्ष का मापन किया जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है कि भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों के मापन हेतु कौन सी प्रक्रिया अधिक उपयोगी होगी? भावात्मक और मनोशारीरिक पक्ष का मूल्यांकन करना है तो उसके लिए जरूरी होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? मूल्यांकन है वो एक सतत यानी लगातार होने वाली प्रक्रिया है। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का मान है, संख्यात्मक या परिमाणात्मक है। किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है? गुण या विशेषता में कितनी है तो इसका पता लगेगा, वो लगेगा मापन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? विभिन्न योग्यताओं और गुणों के परिमाण के संबंध में। मित्रों मैं अपने मन से कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी उत्कृष्ट क्लासेज के आंसर है वो ही आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है वो है विभिन्न योग्यताओं और गुणों के परिमाण के संबंध में। नेक्स्ट सवाल, इनके आंसर की संपूर्ण ये 500 क्वेश्चन होने के बाद नीचे दे रखी है तो वहीं से मैं आंसर बता रहा हूँ। 260वां क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारण किया जाता है? अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वो होती है मित्रों मूल्यांकन के द्वारा। यह अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो दिल्ली में है उसकी पुस्तक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। उसके अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी बातों को सम्मिलित किया गया है? 3 बातों को मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। वो 3 बातें कौन सी है? वो ऑप्शन डी में शिक्षण उद्देश्य है, विधि प्रविधि है, अधिगम अनुभव है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है, ये सभी सोपान है। उद्देश्यों का चयन निर्धारण करना पहला सोपान, फिर उद्देश्य का विश्लेषण होगा, फिर मूल्यांकन प्रविधियों का चयन होगा और फिर अंत में मूल्यांकन होगा। 267वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन की आवश्यकता है
ऑप्शन डी बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि, दृष्टिकोण का अनुमान लगाना, बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करना और अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। मूल्यांकन की परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां कौन सी है? सही होगा ऑप्शन डी, यह सभी है। लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षा। मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? वो थे इलिडाइट्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? सुकरात ने। किस परीक्षा द्वारा बालकों के प्रत्यस्मरण, चिंतन, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, विश्लेषण, पढ़ने की योग्यता और उच्चारण की कुशलता आदि की जांच की जाती है? ऑप्शन सी सही, मौखिक परीक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित परीक्षाओं के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? मौखिक परीक्षा को। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विषय ज्ञान की उपलब्धि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, अभिरुचि और बुद्धि की जांच की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत नमूनों के आधार पर बालकों के कौशल की जांच की जाती है? नमूनों के आधार पर बालकों के कौशल की जांच प्रायोगिक परीक्षा द्वारा होगी। परीक्षा, मापन और मूल्यांकन के मध्य संबंध कौन बताते हैं? ग्रानलून। अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है? अच्छे मूल्यांकन की वैधता है वो सर्वप्रमुख विशेषता होगी। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापन द्वारा किया जाता है, मूल्यांकन से। एक ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थी की विषय संबंधी कौशलों की प्रवीणता का स्तर एवं विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं, सामान्य ज्ञान के संप्राप्ति का मापन करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा मित्रों संप्राप्ति परीक्षण। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के सह शैक्षिक क्षेत्रों में क्या शामिल है? तो ये संपूर्ण शामिल होंगे। जीवन कौशल है, कार्य शिक्षा है, दर्शन प्रदर्शन कला, अभिवृत्ति मूल्य है। CCE के जो सह शैक्षिक क्षेत्र होते हैं 7 वाले, उनमें ये सभी आएंगे। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? हम रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 दोनों के लिए हिंदी शिक्षण विद्या देख रहे हैं। ऑप्शन डी मितव्ययता है, वो एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है, बाकी तकनीकी विशेषता है। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो वो है मूल्यांकन, ऑप्शन बी आएगा। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है? व्यापक विशेषता कौन सी नहीं है? विद्यार्थी की रटन स्मृति कितनी बड़ी है? ये व्यापक विशेषता नहीं है। बाकी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है? कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभाव उत्पादक रहे हैं? और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया, किसने दिया था? ज़्यादा बल देने वाले थे, ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है इनमें से? मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन को नियमित और समग्र बनाना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना और निदान व उपचार को प्रोत्साहन देना, ये सारी विशेषताएं। शिक्षक की इसमें भूमिका कम करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। यानी उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य कौन सा इसमें से नहीं है? उद्देश्यों के लेखन के लिए, शिक्षण रणनीतियों के संशोधन के लिए,
शिष्यों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, शिष्यों को परिणामों के ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए। 282 का सही होगा ऑप्शन ए, उद्देश्यों के लेखन के लिए। यह उपलब्धि परीक्षण का आयोजित करने का उद्देश्य नहीं है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। निम्न में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? सही ऑप्शन सी होगा, अस्पष्टता। इसमें स्पष्टता होती है। विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? व्यापक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है। बुद्धि लब्धि गुणांक नहीं होगा, विद्यार्थियों के शैक्षिक सत्र आएगा, व्यक्तिगत सामाजिक गुण आएंगे, अभिवृत्ति, अभिरुचि और मूल्य भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द है उसका अभिप्राय क्या है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। यह वह भी दोनों संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक सत्र। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सीसीई का महत्वपूर्ण उद्देश्य है अधिगम को तीव्र करना, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये सही नहीं है। अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संकलित यानी जो योगात्मक आकलन होता है वो औपचारिक आकलन कहलाता है। ये मूल्यांकन के विषय में सही कथन है। निम्न में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक यानी निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? वो है ऑप्शन बी वाला मानदंड संदर्भित परीक्षण उपयुक्त प्रतीत नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, ये गलत कथन है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित। मूल्यांकन विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो स्वीकरणों का बी और सी आएगा। इसमें सतत व्यापक मूल्यांकन विषय में कौन सा कथन गलत है? इसमें विद्यार्थी सभी पक्ष सम्मिलित है, बिल्कुल है, तो इसे यहाँ नहीं हटना चाहिए था। निदान मूल्यांकन भी सम्मिलित है, तो इसमें नहीं हटना चाहिए था। तो ये दोनों विशेषता नहीं है, बी और सी आएगा इसमें। करेक्ट ये भी है और ये भी है। 291 का बी सी आएगा। नेक्स्ट 292वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? संबंधित कौन सा नहीं है? यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है। यह संबंधित नहीं है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर भी केंद्रित है। इससे भारत के शिक्षक अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ऑप्शन ए सही होगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट सवाल है, सीसीई की फुल फॉर्म बतानी है हिंदी में। से होगा इसका ऑप्शन ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यू एंड व्यापक को क्या बोला? कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये इंग्लिश फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट 295 सवाल है, सीसीई रिक्त स्थान आरंभ किया जाता है। 295 का सही होगा ऑप्शन बी, वर्ष भर आरंभ किया जाता है, यानी ये वर्ष भर चलता है, सतत चलता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न में से क्या मात्रात्मक पूर्व अपेक्षा का हिस्सा नहीं है? सही होगा ऑप्शन डी,
पाठ्यक्रम है वो, हिस्सा नहीं है। कक्षा विद्यालय शिक्षक मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है उपचारात्मक शिक्षण की। निदानात्मक परीक्षण विधि का प्रकार इनमें से कौन से हैं? इनमें से ऑप्शन सी वाला ए व बी दोनों हैं। परीक्षण विधि है, निदानात्मक परीक्षण दोनों है। पद विश्लेषण के लिए गलत पदों को महत्व देने की विधि क्या कहलाती है? वो विधि है स्टेनले विधि। 300 सवाल है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में जो प्रोजेक्ट पद्धति है उसके व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? प्रोजेक्ट पद्धति है वो है डीवी और किलपैट्री को श्रेय दिया जाता है। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। यह कथन भाषाई कौशल में किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है वो है हर्बर्ट का, ऑप्शन सी। और ये सवाल एग्जाम में आ चुका है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निबंध कलेवर का मुख्य पक्ष क्या होता है? तो ये सभी है, मध्य चरण होता है, उपचार होते हैं और आदि चरण भी होता है। रचना के रूप है, लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति की विधा कौन सी है? ये सभी है, वर्णनात्मक लिखित रचना, तुलनात्मक लिखित रचना और विवरणात्मक लिखित। और हिंदी प्रदेशों में हिंदी का शिक्षण किया जाता है। जो हिंदी भाषा वहाँ की सर्वोच्च भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो वहाँ द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग होगा। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन सी है? अनुवाद विधि है वो, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। नेक्स्ट, अनुवाद प्रक्रिया के तत्व है, ये दोनों होंगे, भाषा अनुवाद के तत्व और विधाओं के अनुवाद। अनुवाद शिक्षण की विधि है वो है, ये सभी है, पुस्तक विधि भी, आगमन निगमन है, तुलना अनुकरण है। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है? द्वितीय भाषा की लिपि, शब्दावली, वर्तनी का बोध करना, भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना, परिपाक के लिए अवसर प्रदान करना। और हिंदी प्रदेशों में हिंदी का शिक्षण किया जाता है, वहाँ हिंदी का शिक्षण होता है सेकंड भाषा के रूप में। शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। शास्त्रीय विधि का आविष्कार करता है वो है, ऑप्शन बी होगा, मॉन्टेसरी। सम्मिलित करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये विधियाँ हैं, कौन सी है, किस प्रकार की है? गद्य शिक्षण की विधियाँ हैं, इसका ऑप्शन डी है, पहले मैं बता देता हूँ, ऑप्शन 312 का डी सही होगा। अब मिलान कर लेते हैं। गद्य शिक्षण मौन वाचन में, मौन वाचन है गद्य शिक्षण में कर सकते हैं। किसमें मौन वाचन नहीं कर सकते हैं ये ध्यान रखना है। मौन वाचन पद्य शिक्षण में कभी नहीं होगा। गद्य शिक्षण मौन वाचन। रचना शिक्षण संवाद लेखन। व्याकरण शिक्षण की विधि है वो है आगमन विधि। और अंत में पद्य शिक्षण है वो है रसास्वादन विधि। ये है पद्य शिक्षण की विधि। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, जो इकाई विधि है उसके किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है चतुर्थ चरण में। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, दल शिक्षण है सर्वप्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। भाषा शासन विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छांटना है। कौन सा संबंध नहीं रखता भाषा शिक्षण से?
भाषा सत्संग विधि की विशेषताओं में इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। तो यही विशेषता नहीं है, ये विशेषता व्यवहारिक ज्ञान इसमें दिया जाता है। इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान होता है। और इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है, यानी व्यवहारिक व्याकरण का प्रयोग होता है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नाम है वो है बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। निम्न में कौन सी विधि अपेक्षाकृत वय साध्य मानी जाती है, यानी ज़्यादा खर्चीली है? वो विधि है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की ये परिभाषा देने वाले कौन है? बेहतरीन क्वेश्चन है ये, वो देने वाले एलन और ईव। ये इनको लाने का भी कार्य इनका है, सूक्ष्म शिक्षण को। अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? सहमति में अध्यापक सिर हिला रहा है तो ये वो सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन दे रहा है। संचालन, हाव भाव, मौखिक दर से परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के ये घटक है? तो ये घटक है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल से। श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? ये सारे हैं वो कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, यानी भाषा के 4 कौशल हैं। नेक्स्ट सवाल है, भाषा का जो मुख्य कौशल है वो कौन सा है? ये सभी है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। भाषा का संबंध होता है वो होता है व्याकरण से। भाषा का मुख्य रूप कौन सा है? भाषा का मुख्य रूप है ये दोनों हैं, अशाब्दिक और शाब्दिक। भाषा के मुख्य तत्व कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के मुख्य तत्व ये सभी है, ध्वनि भी है, संकेत भी है और चिन्ह भी है। हिंदी शिक्षण में साहित्यिक गतिविधियाँ कौन सी हैं? साहित्यिक गतिविधियाँ हिंदी शिक्षण में ये सभी होगी वाद विवाद, कवि सम्मेलन, विद्यालय पत्रिका। विद्यालय पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय में जो पत्रिका उसका मुख्य उद्देश्य ये सभी होगा छात्रों की जो तार्किक, काल्पनिक और मानसिक शक्तियाँ उनका विकास करना, छात्रों की भाषा और शैली को व्यवस्थित करना, हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। शिक्षक पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करता है। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी वाला, यानी अध्ययन में करता, पाठ्य योजना, कक्षा निर्देशन में। छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों का उपयोग क्या है? छात्रों के लिए ये सभी उपयोग है परिपाक, अध्ययन और सीखने के अनुभव में। हिंदी पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है? हिंदी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना, उसका अर्थ है राष्ट्र का उत्तरदायित्व, राष्ट्र द्वारा प्रकाशन और राष्ट्र का प्रकाश अधिकार। हिंदी पाठ्यपुस्तकों का अभाव, अच्छी पुस्तकों का, हिंदी पाठ्यपुस्तकों का अभाव है अच्छी पुस्तकों का भी, औपचारिक अनुदेशन का भी और निर्धारणात्मक अनुदेशन का। मापन का कार्य होता है, मापन का कार्य किस प्रकार होता है? मापन का कार्य निदान, पूर्व कथन, साफल्य। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है? यह अच्छा क्वेश्चन है, सही होगा इसका ऑप्शन सी, गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता बतानी है। सवाल कई बार एग्जाम में आए हैं और आने की संभावना है। विश्वसनीयता, विविधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, इसके अलावा स्पष्टता, तीन सौ 35 क्वेश्चन है। गृह कार्यों का स्त्रीकरण होता है, वो होता है 335 का सही ऑप्शन सी होगा। इन दोनों से तार्किक ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से। गृह कार्यों के अधिनियम है, अभिरुचि का अधिनियम भी है, स्पष्टता का अधिनियम है, स्पष्टता का अधिनियम है। नेक्स्ट सवाल है 337 क्वेश्चन है। गृह कार्यों के स्त्रीकरण में शिक्षण सूत्र का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? वो किया जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल की ओर। गृह कार्यों की प्रमुख विशेषता क्या है?
ये सभी विशेषताएं शिक्षण अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। गृहकार्य वह साधन है जो छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है और गृहकार्य शिक्षक द्वारा उत्पन्न सुनियोजित सीखने की परिस्थिति है। भारतीय बालक को भाषा सीखना है, किस प्रकार सीखना है? सही होगा ऑप्शन डी, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी क्षेत्र की हिंदी भाषा। मातृभाषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी सही, यह सभी है, परिवार की भाषा, माँ की भाषा और पिता की भाषा। शिक्षा प्रदान करने का साधन है, शिक्षा प्रदान करने का साधन ऊपर वाला जो मातृभाषा के अर्थ के बारे में जो सवाल है, ये सवाल एग्जाम आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। मातृभाषा नाम के अनुरूप केवल माँ की भाषा आपको नहीं करना है, संपूर्ण परिवार की भाषा होगी मातृभाषा, जिसमें ऑल फैमिली आएगी, ठीक है ना। शिक्षा प्रदान करने का साधन है ऑप्शन बी मातृभाषा। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य मातृभाषा का है, ये सभी है, मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? प्रमुख शिक्षण विधि है अनुकरण विधि। मातृभाषा का सिद्धांत किस प्रकार चलता है? तो ये सभी आएगा, क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण। मातृभाषा की आवश्यकता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हेतु। कविता का अर्थ क्या है? कविता का अर्थ है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीत, लय, विचार, अभिव्यक्ति। शिक्षण में सौंदर्य तत्व कौन से होते हैं? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो ये सभी सौंदर्य तत्व है, ध्वनि, भाव और विचार सौंदर्य। कविता शिक्षण से भावना का विकास होता है, सुंदरम शिवम सत्यम। कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी कविता शिक्षण की विधियां, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, गीत व अभिनय। 350 क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार है, व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार है ऑप्शन डी तुलना विधि है, समीक्षा विधि है और व्यास विधि है। ये व्याख्यान विधि के प्रकार। नेक्स्ट फिर कल हम 351 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और संपूर्ण 150 क्वेश्चन, जो 500 है तो 150 पीछे रहे हैं, ये हम कल देखेंगे। इसका पार्ट 4 आएगा, पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, यह पार्ट 3 आज अपलोड हो जाएगा और नेक्स्ट फिर चौथा एक पार्ट रहेगा 150 क्वेश्चनों का। मित्रों संपूर्ण 500 MCQ हम देख रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियों के लेवल 1 और 2 दोनों लेवल के लिए। तो क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करना है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और अंत में मैं आपको यह संपूर्ण PDF के रूप में टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ जाकर आप इनको जरूर बार बार रिवीजन करें। थैंक यू वेरी मच।